रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, चलो कोई बात नहीं बेटा, फिर से पढ़ लेंगे। देखो इसमें क्या है, हमारे लिए डायमेंशनल एनालिसिस था बेटा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि डायमेंशनल एनालिसिस में मोस्टली पार्ट आपको फिजिक्स में पढ़ना है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ना है। डायमेंशनल एनालिसिस में एक टॉपिक होता है जिसका नाम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन देखा कि इसके थ्रू हम लोग को समझ में आएगा कि जैसे हमने क्वेश्चन दिया कि 20 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर, ये कितने मीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि 1 into 1 हम दोनों तरफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब 1 का मल्टीप्लाई हम दोनों साइड कर देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 to the पावर, क्यों, यूनिट फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यूनिट फैक्टर निकाला है। कैसे निकाला है, देखो ये 1 एंगस्ट्रॉम है, इसको अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 की वैल्यू निकाली है, वो कितनी आई है, 10 to the power - 10 मीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 एंगस्ट्रॉम को मुझे 1 मीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। रीज़न क्या है कि 1 तो एक नंबर है भाई, किसी भी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही नंबर आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ये वाली यूनिट फैक्टर वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power - 10 मीटर होल अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ कि एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपॉन डिवाइड में 1 हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 20 into 10 to the power - 10 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.0 into 10 to the power - 9 मीटर। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यह हमारे लिए यूनिट कन्वर्जन वाला फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ जो एनसीईआरटी का है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, उससे आपको सॉल्व करवा देता हूँ। यूनिट कन्वर्जन के ऊपर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी था, वो हम लोग देख लेते, डिस्कस कर लेते उसके बारे में। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे लिए, अ जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरीके का आपको यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन मिल सकता है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, आपको हमें वॉल्यूम, हमको वॉल्यूम कितना गिवन है, 2 लीटर, और पूछा गया वो मीटर क्यूब में कितना होगा। तो यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्जन का फैक्टर हमें पता होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास जब 1 मीटर क्यूब होता है ना बेटा, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 10 to the power - 3 लीटर के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, 10 to the power 3 लीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच लीटर, 1000 लीटर होता है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है मीटर क्यूब में निकाल दीजिए। तो मैं अगर मीटर क्यूब में निकालना चाहता हूँ, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर लगाऊंगा, तो वही 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 to the power 3 लीटर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 लीटर लिखा हुआ है ना, तो 2 लीटर इंटू 1 लिख सकता हूँ, और इसी के साथ ही मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लीटर इंटू 1 मीटर क्यूब होल अपॉन 10 to the power 3 लीटर आ जाएगा। अब लीटर से लीटर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 into 10 to the power - 3 मीटर क्यूब। सो दिस इज द कन्वर्जन। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगी, जैसे यूनिट कन्वर्जन में, तो वो रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, जैसे सबसे पहले तो आप यूनिट कन्वर्जन याद कर लीजिए लेंथ के लिए, लेंथ के लिए। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 माइल कितना होता है। ये कुछ यूनिट कन्वर्जन में लिखा देता हूँ। 1 माइल इज इक्वल्स टू 760 यार्ड। किसके इक्वल होता है, 760 यार्ड के इक्वल होता है।
और अगर मुझसे पूछा जाए 1 यार्ड कितना होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, होता है 3 फीट के इक्वल होता है। ठीक है भाई, 1 यार्ड कितना होता है, 3 फीट के इक्वल होता है। और अगर आपसे पूछा जाए 1 फीट कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए वो 12 इंच के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 12 इंच के इक्वल। और 1 इंच पूछा जाए तो वो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद क्या होता है बेटा, हमारे पास आता है मीटर वाला सिस्टम। तो मीटर वाले सिस्टम में भी देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हम लोग बात करते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं 1 किलोमीटर, तो वो इक्वल होता है हमारे पास 10⁻³ मीटर, यानी कि 1000 मीटर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1000 मीटर के इक्वल। अगर इनको आपस में रिलेट करें, मतलब माइल और किलोमीटर को रिलेट करें, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि 1 माइल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर। तो ये आ जाता है हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.609 के इक्वल आ जाए, 1.609 किलोमीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद 1 माइल को अगर फीट में निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हैं। 1 माइल इज इक्वल्स टू होता है ऑलमोस्ट 5280 फीट। ये निकाल सकते हैं हम लोग। इसके बाद कुछ हमारे पास मास के भी कन्वर्जन होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कुछ कन्वर्जन तो याद रखने पड़ेंगे, उसके साथ ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए माइल्स टू फीट आ गया, तो फिर आपको फैक्टर ही नहीं पता, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मैंने लेंथ के बताए। अब इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ किसके भाई, मास के। तो मास वाले फैक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मास के फैक्टर भी देख लीजिए बेटा। जैसे मैं आपको बताता हूँ 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻³ होता है। तो बहुत सिंपल है, यानी कि हमारे पास अगर हम लोग बात करें ये 10⁻³ तो हम इसको इस तरीके से 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब अगर हमसे पूछा जाए 1 ग्राम कितना होता है, तो मैं बताता हूँ आपको, वो इक्वल होता है 10⁻³ मिलीग्राम के इक्वल होता है। और ये मिलीग्राम वाला कन्वर्जन हमको बहुत यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1000 मिलीग्राम, इस तरीके से। अब देख लेते हैं पाउंड। अगर पाउंड में बात की जाए तो ये पाउंड कितना होता है भाई, 1 पाउंड। पाउंड को हम लोग LB से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, LB से। ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, 453.59 ग्राम के इक्वल होता है ऑलमोस्ट। 1 पाउंड कितना होता है, मतलब 500 ग्राम से थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है, 453.59 ग्राम के इक्वल होता है ना भाई। इसके बाद आता है 1 मीट्रिक टन। क्या आता है, 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन, अगर टन की बात करें तो ये होता है हमारे पास 10⁻³ kg, यानी कि 1000 किलोग्राम्स। 1000 किलोग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीट्रिक टन। और अगर हम लोग बात करें 1 ग्राम के अंदर कितने ग्रेन्स आ रहे हैं, ग्रेन्स भी यूनिट होती है बेटा। 1 ग्राम के अंदर ग्रेन्स आते हैं 15.4 ग्रेन्स। क्या बोला मैंने, 1 ग्राम के अंदर कितने ग्रेन्स आते हैं, 15.4 ग्रेन्स। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कैरेट, कैरेट भी मास की ही यूनिट है। तो 1 कैरेट इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास कितना, ऑलमोस्ट 3.168 ग्रेन्स। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है मास के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो किसका होगा बेटा, वॉल्यूम का होगा। वो भी देख लेते हैं, वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन भी देख लेते हैं। भाई वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन तो बहुत ईजी है, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर होता है। इसी को हम लोग 1000 लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब भी ऑलमोस्ट 1 लीटर के इक्वल होता है ना। और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब पूछा जाए तो ये इक्वल होता है हमारे लिए ऑलमोस्ट 10⁻³ लीटर के, या फिर डेसीमीटर क्यूब, कुछ भी बोल दो। 10⁻³ लीटर बोल दो या 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब बोल दो। अब यहाँ पे कुछ एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं क्वार्ट्स। तो क्वार्ट्स की भी यूनिट देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ 1 फीट क्यूब,
1 फीट क्यूब ये किसके इक्वल होता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 28.32 लीटर के। ठीक है भाई, ये बात याद रखना है, 28.32 लीटर के इक्वल होगा। उसके बाद करते हैं 1 क्वार्ट की। 1 क्वार्ट ये इक्वल होगा ऑलमोस्ट 0 मतलब 1 लीटर से थोड़ा सा कम होता है, 0.9464 लीटर के इक्वल होगा। ठीक है भाई, और अगर हम बात करें 1 लीटर, वो कितना होता है, वो इक्वल होता है 1.056 क्वार्ट के। ठीक है, ये कुछ हमारे लिए वॉल्यूम के कन्वर्जन, इसके अलावा और भी कन्वर्जन होते तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग, जैसे जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताते जा रहा हूँ, अदर्स जो आपको इम्पॉर्टेंट लगेंगे। जैसे हम बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की, अभी मैंने बताई, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो ये वाली बात भी आप याद रखिए। जैसे प्रेशर में कन्वर्जन पूछ सकता है, जैसे हमारे पास 1 ATM किसके इक्वल होता है, तो ये ऑलमोस्ट होता है, इक्वल होता है हमारे पास 101.325 किलो पास्कल के। किसके इक्वल होता है, 101.325 किलो पास्कल, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 101325 पास्कल, सेम ही चीज़ है। ठीक है भाई, किलो लगा दिया तो मतलब वहाँ पे 10⁻³ है मल्टीपल। मल्टीपल कितना है, किलो का मतलब होता है 10⁻³ का मल्टीपल है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको ऑलमोस्ट हम लोग लिख सकते हैं 760 टॉर भी लिख सकते हैं, 760 टॉर, ये भी हमारे पास यूनिट है। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हमारे लिए, और डाइन में भी लिख सकते हैं, डाइन। डाइन जैसे हमारे पास प्रेशर है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट चेंज करते जाएंगे, फोर्स की यूनिट चेंज करेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में भी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी आ सकता है। जैसे हम लोग बात करें तो ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आता है वो मैं बता देता हूँ, 101325 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका अगर सॉल्व करेंगे तो। इसी तरीके से ये ATM है, इसी तरीके से बार भी यूनिट होती है। तो बार कितना होता है, बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। और अगर आपसे पूछा जाए 1 टॉर इज इक्वल्स टू, 1 टॉर कितना होगा, तो 1 टॉर होता है ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 133.322 पास्कल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब डाइन का कन्वर्जन देखिए मैंने कैसे किया। डाइन का कन्वर्जन होता है 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये वाली बात भी याद रखना। इसी तरीके से एक और याद रखो, जैसे 1 कैलोरी की बात करें, 1 कैलोरी, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 4.184 जूल के, 4.184 जूल के इक्वल होता है। और 1 अर्ज कितना होता है, अर्ज भी यूनिट है बेटा एनर्जी की, वो इक्वल होता है 10⁻⁻7 जूल के। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये तो आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल बेसिक। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कन्वर्जन भी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा जूल में, तो वो भी आता है हमारे पास 1.6022, जितना चार्ज नहीं होता है बिल्कुल उसी के जैसा, इंटू 10⁻⁻19 जूल। जैसे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना भाई। ये वाला फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, Q/V, वर्क डन निकालते हैं हम इससे, Q/V से, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, तो हम लोग Q/V से कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देंगे बेटा उसकी एनर्जी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट थी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमको पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे इससे पहले हमें पढ़ना चाहिए स्टोकियोमेट्री। किसके बारे में पढ़ना चाहिए, स्टोकियोमेट्री के बारे में। लेकिन मैं आपको स्टोकियोमेट्री ना पढ़ा के पहले क्या पढ़ा रहा हूँ, लॉ ऑफ मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग को क्या पढ़ लेना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये हमारे लिए 5 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 5 होते हैं।
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने होंगे हमारे लिए? 5 होंगे। अब उनमें जो सबसे पहला आपने पढ़ लिया होगा 9th क्लास में, जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सेकंड होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है, इसको हम फिर से पढ़ेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरा होता है हमारे लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और चौथा होता है हमारे लिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब फिफ्थ लॉ, अब भाई कुछ लोग इसको लॉ नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ लॉ भी होता है हमारे पास। वो क्या होता है? देखिए, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं गेलुसैक्स लॉ। गेलुसैक्स लॉ, ठीक है भाई, ये गेलुसैक लॉ भी हमको पढ़ना है। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए क्या बोल रखा है, इन 17th सेंचुरी द साइंटिस्ट हैड बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट मेथड फॉर कन्वर्टिंग वन सब्सटेंस इनटू अनदर। मतलब उनको एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनाना है, सिंपल सी बात है। वो चाहते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, उन रिएक्टेंट्स के हम लोग क्या बना दे भाई? प्रोडक्ट बना दे। क्या बना दे? प्रोडक्ट बना दे। मतलब वो केमिस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किए थे उस टाइम पे। क्या बोला कि हमारे पास ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये क्या हो रही है बेटा? कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस केमिकल रिएक्शन के अंदर बात चल रही है कि एक केमिकल रिएक्शन उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया कब? 17th सेंचुरी के आसपास। और क्या हुआ फिर वहां पे? The scientists had been trying to find out the converting one substance to another during the quantitative studies। अब भाई ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव वर्ड आ गया, इसका मतलब वहां पे क्वांटिटी से डील किया जा रहा है। क्वांटिटी क्या होती है? कितना सब्सटेंस, कितने की बात हो रही है। ठीक है, क्या है वो बात नहीं हो रही, कितना है उससे बात हो रही है। कितना मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना भाई? हाउ मच, कितना है। और क्या है? व्हाट इज। तो हम तो यहाँ पे क्वांटिटी की डील कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में डील कर रहे हैं। तो दीज जनरलाइजेशन आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उनको जो जनरलाइजेशन उन्होंने निकाला उस क्वांटिटेटिव स्टडीज से, तो उसको क्या नाम दे दिया गया भाई? उसको नाम दे दिया गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उनको क्या नाम दे दिया गया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के होते हैं, जिससे मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इसके अलावा क्या होता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और फिर क्या होता है हमारे पास? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेलुसैक लॉ। क्या बोलते हैं भाई? गेलुसैक्स लॉ। फिर क्या होगा हमारे पास? द फर्स्ट 4 लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन डील्स विद द मास रिलेशनशिप। वो किससे डील करेगा बेटा? मास के रिलेशनशिप से डील करेगा। लेकिन जो हमारे पास लास्ट लॉ है, वो किससे डील करता है बेटा? वॉल्यूम से डील करता है। इट डील्स विथ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है भाई, ये बात याद रखना कि पहले 4 लॉ आपको किसके लिए पढ़ने हैं? मास के लिए पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या लिख सकते हैं? बाय मास। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बाय मास यहाँ पे लिख सकते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बाय मास लिख सकते हैं। ठीक है, सब इजी इजी लॉ है, एक बार में ही खत्म कर देंगे। इनमें जो न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा आपको, वो जनरली किससे मिलेगा? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम से मिलेगा। लॉ ऑफ कॉन्स्ट मल्टीपल प्रोपोर्शन से भी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ये वाले दो, मतलब स्टार, ये वाले जो मैं आपको स्टार बना के मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये वाला लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और फिफ्थ लॉ। भाई ज़्यादातर यही लॉ पूछे जाते हैं। कुछ बुक्स में ये गायब ही होता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो गायब कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये कठिन है।
है ना भाई, तो वो गायब ही कर देते हैं, लेकिन हमको उसको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा, बहुत इजी इजी होता है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस वही है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए भाई, ये सबसे पहली बात तो ये दिया किसने, तो ये दिया था हमें एंटनी लेवोजियर ने। ये बात आप नोट कर लीजिए, किसने दिया था भाई, एंटनी। कभी कभी एमसीक्यू वाले पार्ट में पूछा जा सकता है, एंटनी लेवोजियर में, LAVOISIER, चेक कर लेना बेटा आप स्पेलिंग। एंटनी लेवोजियर ने दिया था, और कब दिया था, 1789 में। कब दिया था बेटा ये, 1789 में, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ईयर तो आपको याद हो ही जाएगा। ये फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ को दिया था। क्या 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 बोला गया था इसके अंदर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, फर्क नहीं पड़ता फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ये वाली कहानी हमें याद रखनी है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब हम मास अपनी मर्जी से कहीं से भी क्रिएट नहीं कर देंगे, कहीं से भी डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे मास को। मास मतलब सीधा सीधा मैटर ही की बात कर रहे हैं हम। अब तो ये तो हमने डाल्टन ने भी बताया था, कि डाल्टन ने क्या बोला था कि भाई वी कैन नॉट क्रिएट एटम्स एंड वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम। तो हमारे बस की बात ही नहीं है, हम उनको क्रिएट भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते, बिगाड़ भी नहीं सकते। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है बेटा, जब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी इसी पॉइंट पे वैलिड है। मतलब वो भी बात करता है क्या, कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। और फिर क्या बोलता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट, आपने रिएक्टेंट में जितना मास लिया उतना ही प्रोडक्ट में मास होगा, ठीक है। अब क्या होता है, इन अदर वर्ड मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। फर्क नहीं पड़ता भाई, मैटर को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, कैन बी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम उसको मिटा सकते। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी ऑफ मैटर। इसी को क्या बोलते हैं, इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी ऑफ मैटर को, ठीक है भाई। अब देखो, अब ये एक खास बात और बताता हूँ इस लॉ से रिलेटेड। ये आपको ना प्रूफ किसने करके दिखाया, ये प्रूफ करके दिखाया लेंडॉल्ट ने। किसने प्रूफ करके दिखाया, लेंडॉल्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट से आप इसको याद रख सकते हो कि लेंडॉल्ट ने इस लॉ को वेरीफाई करके भी दिखाया। कैसे करके दिखाया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप हेडिंग लिख लीजिए, जैसे लेंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट, वो बता देता हूँ मैं कैसे वेरीफाई करके दिखाया लेंडॉल्ट ने, ठीक है भाई। हर मतलब ये जानना ज़रूरी नहीं है, बस ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो अगर आपको समझ में आ जाए वो वेल एंड गुड। उसने क्या किया, एक एच शेप का ट्यूब लिया, एच शेप ट्यूब लिया। कैसे लिया वो भी बना के दिखाता हूँ भाई, देखो जैसे मैं आपको कोशिश करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और फिर क्या किया, इसके अंदर दो सॉल्यूशन भरे। यहाँ पर भर दिया, मान लेते हैं NaCl का सॉल्यूशन। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है, NaCl का। और एक तरफ भर दिया उसने किसी और सॉल्यूशन को, जैसे हम लोग सपोज करते हैं किसके अंदर भर दिया उसने AgNO3, जिनके बीच में रिएक्शन हो जाए और हमें पता चल जाए, तो AgNO3 का सॉल्यूशन भरा। अब क्या होगा बेटा, अब उसने ना यहाँ पे जो पहले तो जब ये रिएक्शन हुई नहीं थी तब इनका मास नोट कर लिया। अब मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा कि इसका मास, उसने कुछ मास लिया अप्रॉक्सीमेटली, कुछ भी मास लिया हो, इसका भी कुछ मास लिया हो। मान लेते हैं इसका x ग्राम था, इसका y ग्राम्स था, तो उनका कुछ मास ले लिया उसने, ठीक है भाई। तो टोटल मास देखा गया, अगर हम लोग टोटल इसको वे करें, है ना भाई, एक वेइंग बैलेंस लें, उसके ऊपर मास निकाल के देखें, तो यानी कि हमारे पास ये तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स
रिएक्टेंट्स कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाता है ऑलमोस्ट इक्वल हमारे लिए x प्लस वाई ग्राम। ये आ गया x प्लस वाई ग्राम आ गया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इनकी बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होती है, देखो भाई बड़ी सिंपल है। NaCl प्लस AgNO3, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या बना लेंगे, AgCl प्लस NaNO3। अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हो गई, तो रिएक्शन ऐसे पता चलेगी बेटा कि अगर आप इस ट्यूब को फ्लिप कर देते हो, ठीक है भाई, पलटा दिया आपने, तो क्या होगा, ये आपस में मिलेंगे। जहाँ पे ये देखो H मिल रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये सॉल्यूशन मिक्स होंगे आपस में, तो यहाँ पे एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। वो किसका प्रेसिपिटेट होगा, AgCl का प्रेसिपिटेट होगा। ये वाइट कलर का PPT फॉर्म हो जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। फिर उसका मास निकाल के देख लो, फिर क्या कर लो, मास ऑफ द प्रोडक्ट निकाल लो। क्या निकाल लो भाई, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो वो दोनों क्या करेंगे, मैच करेंगे एग्जैक्टली। वो क्या कर जाएंगे बेटा, मैच कर जाएंगे। वो भी कितना आ रहा होगा, जितना आपका x की वैल्यू आ रही थी, x प्लस वाई ग्राम की वैल्यू, और मान लेते z ग्राम आ रही थी, तो ये भी कितनी आ जाएगी, z ग्राम के इक्वली आ जाएगी। दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है भाई। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। पहली इंपॉर्टेंट बात कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दो एक ही चीज़ है। कांस्टेंट कॉम्पोजिशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी एक ही चीज़ है। तो ये दिया किसने, पहली बात तो ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये भी फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। क्या नाम था, जोसेफ प्राउस्ट। और कब दिया गया है ये लॉ, दिया गया 1799 के आसपास। देखिए इस वाले केस में हमारे पास कब दिया गया था, 1789 में, और ये कब दिया गया, 1799 में। मतलब 10 का इंक्रीमेंट, मतलब 10 साल बाद दिया गया ये लॉ। ठीक है, और इसके अंदर ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। किसने दिया है बेटा, जोसेफ प्राउस्ट ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट composition state that a pure chemical compound always contains same element combined together in the same proportion by weight। यहाँ पे weight लिखा है, आप मास भी लिख सकते हैं, वो सेम ही चीज़ है। ठीक है भाई, मीनिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ बात करते हैं एलिमेंट कौन कौन से कंबाइन हो रहे हैं। क्या बात कर रहा हूँ मैं, एलिमेंट्स कंबाइनिंग। तो कौन कौन से एलिमेंट है जो हमारे पास कंबाइन होने आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, भाई एक तो आ रहा है कार्बन। ठीक है भाई, एक क्या आ रहा है, कार्बन। और दो तो क्या आ रहे हैं भाई, हमारे पास ऑक्सीजन आ रहे हैं। दो क्या आ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो एलिमेंट दो है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, लेकिन वो किस रेशियो में आ रहे हैं, 1:2। मतलब कार्बन कितना आ रहा है हमारे पास, 1, और ऑक्सीजन कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो ये जो आपने रेशियो निकाला ना, इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेशियो। क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेशियो। क्यों, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का रेशियो निकाल दिया। क्या निकाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का रेशियो निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे बात किसकी चल रही है भाई, प्रोपोर्शन कॉम्पोजिशन बाय मास की चल रही है। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट है यहाँ पे, है ना भाई, वेट की बात चल रही है। तो हम ये तो आपने एटॉमिक रेशियो निकाला। अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकाल देता हूँ किसका, मास का, मास का रेशियो निकाल देता हूँ, वो कितना आएगा बेटा, वो ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कार्बन है तो एक कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे तो दो ऑक्सीजन है, तो हमें मास कितना लगेगा भाई, मान लेते हैं हमारे पास 2 × 16। भाई बड़ा सिंपल है, 2 × 16 क्यों किया भाई, यहाँ पर रीजन क्या है, 2 × 16 करने का रीजन क्या है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमने दो ऑक्सीजन को यूज किया है। ठीक है, तो जिस रेशियो में वो कंबाइन हो रहे हैं, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12:32, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे ये वाला जो रेशियो है, इसका प्रोपोर्शन हम चेंज कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, मतलब अब आप कार्बन और ऑक्सीजन लेके आओ, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं क्या लेके आया, कार्बन लेके आया, और क्या लेके आया, ऑक्सीजन लेके आया। किस रेशियो में लेके आया वो देखो भाई। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 12:32 है। अब इसका कोई रेशियो लेके आता हूँ मैं, उसी प्रोपोर्शन से चेंज करता हूँ। मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 ग्राम तो कार्बन लेके आया,
और मैं 16 ग्राम क्या लेके आया, ऑक्सीजन। तो बना के देखोगे ना, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। वो जो कंपाउंड मिलेगा ना इन दोनों की रिएक्शन से, मतलब 6 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेगा, तो वहां पे क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और वो कितना बन रहा होगा, 6 + 16 ग्राम। कितना बन रहा होगा, 6 + 16 ग्राम के इक्वल बन रहा होगा। मतलब जब एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, तो वो सेम प्रोपोर्शन बाई मास में कंबाइन होंगे। किस में कंबाइन होंगे, सेम प्रोपोर्शन बाई मास में कंबाइन होंगे। जैसे कि, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेके बताया, आपको बताया कि इनके मास का रेशियो कितना आ रहा है, 12:32। अब आप डिफरेंट मास चेंज हो, मान लेते मास चेंज कर देते, कार्बन का मास में कुछ और ले लेता, कार्बन की कम कॉम्बिनेशन करा रहा हूँ ऑक्सीजन से, और मुझे बनाना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। लेकिन यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने ले लिया अप्रोक्सीमेटली, अज्यूम कर ले तो 1 ग्राम ले लिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑक्सीजन कितना लगेगा, ऑक्सीजन कितना लगने वाला है, तो ये आप कैसे निकालोगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 12:32 रेशियो हमेशा ही, मतलब कार्बन 12 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन 32 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। समझ में आई बात। तो ये वाला रेशियो हमारे लिए फिक्स है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में मास का रेशियो तो फिक्स है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं भाई, कि मान लेते हैं हमारे पास 1 ग्राम है, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, मान लेते हैं एक्स ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 12:32 वुड बी प्रोपोर्शनल टू 1:x ग्राम। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल देंगे, मतलब कि 12/32, है ना भाई। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/x के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, है ना। इस तरीके से आपने प्रोपोर्शन सॉल्व किए होंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे आंसर कितना आ जाएगा, 32/12, यानी कि 32/12 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो मतलब अगर हमें 1 ग्राम कार्बन है, तो हमारे पास 32/12 ग्राम क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा भाई। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। कि मतलब जब हमारे पास एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, तो वो सेम प्रोपोर्शन बाई मास में कंबाइन होंगे। किस में कंबाइन होंगे, सेम प्रोपोर्शन बाई मास में। और एग्जांपल देखना चाहते हो तो बता देता हूँ, वाटर का एग्जांपल देख लो। जैसे हम लोग बात करते हैं H2O। अब H2O के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और क्या है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो इनके मास का रेशियो कितना आ जाएगा भाई। जैसे हम लोग बात करें, तो हाइड्रोजन का तो होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16। तो मतलब अगर हम लोग बात करते हैं, ये रेशियो हमारे लिए फिक्स रहेगा, तो वाटर ही बनेगा हमेशा। क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा। अगर 2:16 रेशियो में, मतलब कहीं पे मेरे पास हाइड्रोजन मिल गया मुझे, और कहीं पे ऑक्सीजन मिल गया, और उसमें जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये दो आपस में कंबाइन तो हुए थे, और किस रेशियो में कंबाइन हुए थे, 2:16, या उसके किसी मल्टीपल में कंबाइन हुए थे, या कि उसके किसी मल्टीपल में, इंटीजर फॉर्म में, यानी कि होल नंबर मल्टीपल में कंबाइन हुए थे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये n क्या है बेटा, होल नंबर है ना भाई। 2:16 रेशियो में कंबाइन हुए, या फिर उसके किसी होल नंबर के मल्टीपल में कंबाइन हुए। तो मैं क्या बोलूंगा, वहां से जो बन रहा होगा ना कंपाउंड, वो पक्के में ही क्या बन रहा होगा, पानी बन रहा होगा। पक्के में ही क्या बन रहा होगा, पानी बन रहा होगा, ये बोल सकता हूँ मैं। तो जो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो फिक्स्ड रेशियो बाई मास में कंबाइन करते हैं। ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखो। लॉ हम लोगों ने पहले तो स्टोक्योमेट्री में डिस्कस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये किसने दिया, एंटनी लेवोजियर ने 1789 में। और मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है। बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। उसके बाद मैंने आपको वेरीफाई करके भी बताया, मैंने नहीं, मतलब लेंडॉल्ट ने वेरीफाई करके बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी है भाई। ये किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने 1799, मतलब 10 साल बाद, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया उसके 10 साल बाद जोसेफ प्राउस्ट ने ये लॉ प्रपोज किया। उसके बाद ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था, तो उसमें मास का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब अगर कार्बन हमारे लिए 12 ग्राम है, तो ऑक्सीजन 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा होगा, तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये मास का रेशियो फिक्स रहेगा, और इसका कोई होल नंबर मल्टीपल होएगा, तभी हमारे पास क्या होगा भाई, एलिमेंट कंबाइन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म। अब
एक चीज़ और समझो यहीं पे, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम ये रेशियो डिफरेंट कर देते, मान लेते मैं क्या करता हूँ, मैं कार्बन तो मैं कितना ले लेता हूँ, 12 ग्राम ही ले लेता, लेकिन ऑक्सीजन में 16 ग्राम ले लेता, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे वो कंपाउंड नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि कुछ और कंपाउंड बन जाता। कुछ और कंपाउंड कैसे बन सकता है कि भाई, अगर हम चेक करें कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 12:16 ग्राम का रेशियो होता है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता। इनकम्प्लीट कंबशन की रिएक्शन है ये। किसकी रिएक्शन है? इनकम्प्लीट कंबशन की। तो ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाता। क्यों? यहाँ पे 12 ग्राम है और यहाँ पे 16 ग्राम है। तो 12 से 32 ग्राम का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप 12 से 16 का करा रहे हो तो क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। जो एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन होने के बाद, अब सिमिलरली यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैं 2 से 16 का कॉम्बिनेशन हो रहा, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन कर रहे थे, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था तो वाटर बन रहा था। अब मान ले तो मैं चेंज कर देता, मैं बोलता कि नहीं, 2 का 32 के साथ कराओ, तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई, वो पानी नहीं बन पाता, वो H2O नहीं बनता। यहाँ से क्या कंपाउंड बनता? H2O2 बन जाता। तो H2O2 अलग डिफरेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पे तो एक ही कंपाउंड की बात हो रही है। तो अगर एक ही कंपाउंड है तो वहां पे जो एलिमेंट है उसके अंदर है, वो सेम प्रोपोर्शन बाई मास में होंगे। किस में होंगे? सेम प्रोपोर्शन बाई मास में कंबाइन हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, मैं चैट खोल लेता हूँ 1 मिनट, तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा, हैप्पी लर्निंग टू ऑल। सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए कल क्लास होगी अब हमारी, कल हम आगे के लॉज भी पढ़ेंगे। ठीक है, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।